नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नकली दवाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब कंज्यूमर जल्द ही ये जांच कर पाएंगे कि जिस दवा को उन्होंने खरीदा है वो सुरक्षित है या नकली है। सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के इस्तेमाल को रोकने और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत पहले चरण में दवा कंपनियां जो हैं सबसे पहले दवाओं की पैकेजिंग लेबल पर बारकोड या क्यूआर कोड प्रिंट करेंगी या चिपकाएंगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं और उनके साथ समझते हैं कि नकली दवाओं पर स्मार्ट पैकेजिंग का ये जो प्रहार है ये कितना काम करेगा। क्या क्यूआर कोड से नकली दवा का होगा पर्दाफाश? दवा असली है या नकली कैसे पता करें? सेहत से खिलवाड़ पर सरकार की सख्ती का आखिर कैसे मिलेगा फायदा? मेरे साथ चर्चा में डॉक्टर शरद अग्रवाल, इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट IMA, मेजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, और महेश जागारे, एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। मेजॉन सर, एक बार फिर से हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हमेशा आपसे लगातार इस मुद्दे पर बातचीत होती आई है, लेकिन अब की बार सरकार ने मंथन भी किया है और एक कदम आगे बढ़ाया है और ट्रैक एंड ट्रेस जैसी एक सुविधा का इजाद किया है। देखिए, जिस तरह से बातों को कहा जा रहा है कि अमल में लाया जाएगा, दवा कंपनियों ने भी काफ़ी रुचि दिखाई है इस पर रोकथाम लगाने की, लेकिन ये सब कहानी पहले भी गढ़ चुकी है, पहले भी इस तरह की मंशा सामने आ चुकी है। अब की बार की मंशा और कदम कितने कारगर होंगे? अब ये तो भगवान बताएगा कविता जी, हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि हम लोग प्रयास करते रहेंगे, जैसे आप भी प्रयास करते रहते हो, रेगुलरली इस मुद्दे को ला रहे हो। ये हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस 2010 से बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं है। इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बन चुका था, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। अब किस कारण नहीं नोटिफाई हुआ है, जबकि पब्लिक डोमेन में आ गया, कमेंट्स भी ले चुके हैं, सारे प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, फिर से सरकार कह रहे हैं कि अब हम लोग आ रहे हैं सीरियसली। अब ये सीरियस का जो परिभाषा है वो क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है जी। हमारा जो संक्षेप में कहना है, सारे आंकड़े स्टेट रेगुलेटर के पास और सेंट्रल रेगुलेटर के पास होता है, जो भी दवाई इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि वो लोग लाइसेंस देते हैं। जब वो लोग लाइसेंस देते हैं, उनके पास सारे प्रक्रिया होता है, सारे तंत्र होता है, सारे क्षमता होते हैं ये पकड़ने के लिए कि सप्लाई चेन में कौन पंक्चर कर रहा है, कौन आ रहा है बीच में, और मिलावट ही दवाई मतलब सप्लाई चेन में दे रहे हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप लोग सैंपल्स उठाते हो रेगुलरली सप्लाई चेन से, जब उसको ऑथराइज्ड लेबोरेटरी में चेकिंग होता है, जब उसका जांच हो जाता है, रिपोर्ट बनता है, तो रिपोर्ट में जब कोई कमी महसूस होता है तो उसको पब्लिक करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। कई मतलब उदाहरण है जहां पर सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाया, उस वेबसाइट में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना आंकड़ा देना पड़ता है और कानूनी रूप से उनको सैंपल रेगुलरली उठाना पड़ता है सप्लाई चेन से, उसको टेस्टिंग करना पड़ता है ऑथराइज्ड लेबोरेटरी में। ऑथराइज्ड लेबोरेटरी में महीनों लग जाते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लेने में। तो अब यदि कोई दवाई में कमी है तो रिपोर्ट तो तुरंत आनी चाहिए ना, तब ना पकड़ा जाएगा कौन चोर है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन गलत दवाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आम उपभोक्ता ये सोचता है कि तंत्र सही चल रहा है, हमारे पक्ष में चल रहा है, जो भी दवाई हम खरीद रहे हैं वो सही है, कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जब जांच होता है, जब अचानक CDSCO या DCGI जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो कोई सर्वेलेंस कंडक्ट करते हैं और सैंपल्स उठाते हैं और वो जांच में उसमें कमी लगता है, उसमें स्पूरियस और हानिकारक सब्सटेंस दिखता है, तो वो उस समय क्या करता है? और जब ये कोर्ट में भी जाता है, सालों साल लग जाता है, क्योंकि एविडेंस की कमी होती है। कोर्ट भी कहते हैं कि सही ढंग से आप जांच नहीं कर रहे हो, सही ढंग से सैंपल उठा नहीं रहे हो। तो अभी तक यदि लोग इस तंत्र में जो काम कर रहे हैं उसके पास यदि कैपेसिटी नहीं है, उनके पास यदि शिक्षा नहीं है, उनके पास यदि जानकारी नहीं है कि कैसे सैंपल उठाना पड़ता है और उठाना चाहिए एज पर लॉ, तब फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इनको तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? इनको रखे क्यों हैं? इतने बड़े बोझ क्यों सरकार पाल रहा है जहां पर हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं हो रहे हैं? और जब भी वो लोग कोई भी
ले आते हैं, पक्ष या पॉलिसी ले आते हैं, उस पॉलिसी में खुले आम चर्चा नहीं होता है। आप एक कोई कमरा बंद में बात करोगे और पॉलिसी ले आओगे तब नहीं होगा। सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ एकत्रित करना होगा। वो लोग कभी अलग से बात करते हैं, आईएमए यही के साथ नहीं हो पाता है। बिजॉन सर, बिल्कुल आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं, और ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में सभी को सब कुछ पता है, स्टेक होल्डर्स को भी सब कुछ पता है। महेश जी, सरकार भी ऐसा नहीं है कि पहली बार संज्ञान ले रही है, बहुत बार वो भी संज्ञान ले चुकी है। लेकिन जिस जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स पर जो अकाउंटेबिलिटी है, उसमें गंभीरता नहीं आ रही है। क्या हमें किसी तरह के कड़े प्रावधान की जरूरत है जहां पे सजा हो? पेनल्टी भी काम नहीं आ रही है मुझे लगता है। अब तो सजा ही होनी चाहिए, लाइसेंस रद्द हो जाने चाहिए। कैसा कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए, वक्त आ गया है। कविता जी, एक ऐसा है कि जैसे बिजॉन जी ने कहा कि ये क्या पहली बार नहीं हो रहा है और ये बहुत पुरानी चर्चा है। इनफैक्ट ये कानून ही 1940 का है, और जब ये कानून बना उसके पहले भी यही सब सब्जेक्ट्स थे कि इसमें फेक दवाइयां आएगी, सब स्टैंडर्ड दवाइयां आएगी, ये सब था। इसके लिए कमिटी बनी और कमिटी ने ये ड्राफ्ट बनाया था 1940 का, और उसमें बार बार उसमें संशोधन किया गया है। कानून के बारे में आप जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कानून इंटरनेशनली जो भी अच्छे कानून है उनमें से एक कानून है, और उसमें जो उसके अंदर जो उसके तहत जो नियम बनाए वो भी है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ऑफिशियल का, राइट फ्रॉम द सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स और कंट्रोलर्स ऑफ ड्रग्स और ड्रग इंस्पेक्टर, ये पूरा यहाँ पे वो जो उनका ढांचा है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। उनके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया जाता है। अभी ऐसा होता क्यों है? ये नया हो रहा है क्या? तो बिल्कुल नया हो रहा है, बार बार हो रहा है। मैं ज्यादा पुराने इसमें इतिहास में जाऊंगा नहीं, लेकिन 2003 में WHO ने उसके पहले ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि इंडिया में मोर देन 34% मेडिसिन जो है वो एक तो स्पूरियस होती है और सब स्टैंडर्ड होती है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सीरियसली विचार किया और वो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर की कमेटी बनाई, फेमस कमेटी है। कमेटी ने फिर यही दोहराया कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कानून का वो अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी बारी कहाँ तो आ गई कि तो हम उसके लिए बार कोड देंगे या कुछ देंगे, इससे कुछ होने वाला है? मैं बोलता हूँ जब तक हमारी ये जो मशीनरी है, जब तक ये कुछ नहीं करते, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ ऐसा दिखावा रहेगा। अभी मैं बोलता हूँ ये कर नहीं सकते का, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी तो उसमें पनिशमेंट है क्या? नहीं है, पनिशमेंट है। जब मैं पुलिस कमिश्नर FDA कमिश्नर था तो मेरे जमाने में अबाउट 16-17,000 शॉप्स बंद कर गए थे, और इसका जो गलत हो रहा था वो गलती की वजह से कुछ लोगों ने खुद शॉप्स बंद कर दिए थे और माहौल अच्छा बन गया था। अगर करना चाहे तो सब हो सकता है। कानून में ऐसा है कि अगर किसी स्टेट में गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी होते हैं हेल्थ के, वो डायरेक्शन दे सकते हैं। अब लेकिन 1940 से लेके अभी तक कभी डायरेक्शन दिया है मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं आपको अभी बोलता हूँ कि अगर कुछ करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यंत्रणा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो सेक्रेटरी हेल्थ या कमिश्नर FDA, इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनको पनिशमेंट होनी चाहिए। बाकी ट्रेड को पनिशमेंट होने के से कुछ होता नहीं है। अभी एक देखिए कि ये जो जैसे कि बिजन जी ने कहा कि ये लाइसेंस ट्रेल है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, होलसेल लाइसेंस, रिटेल लाइसेंस, और दवा जब बेचते हैं तो तभी वो बिल होता है और इसका पेशेंट का उसके ऊपर एड्रेस होता है। यानी कहीं से भी बाहर से दवा आने की उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि दवाइयां जैसे कब बेचते थे, हमारे यहाँ 9 लाख शॉप्स है इंडिया में दवा बेचने वाले, और अभी आजकल तो इलीगली ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन जो है वो भी इलीगल है। लेकिन जो दवाई के शॉप्स है वहां पे मैंने देखा कि फार्मासिस्ट नहीं, तो फार्मासिस्ट क्यों रखा गया है कि उसके सिग्नेचर से ही दवाइयां बेची जाएगी, और वो उसके लिए बिल होना कानून में दिया है कि बिल होना है। बाकी जब बाकी का नहीं है, लेकिन यहाँ कानून में लिखा है कि बिल होना जरूरी। बिल क्यों है? कि जो मैन्युफैक्चर हुआ है, ट्रेड से आया है, वही उसमें होगा। तो अगर ये पूरा किया, ये चेन अगर फुल प्रूफ किया तो इसके कोई QR कोड की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ये जो हमारे रेगुलेटर्स है, ड्रग इंस्पेक्टर से लेके FDA कमिश्नर्स तक, वो इसके ऊपर अनदेखी करते हैं। अभी अनदेखी क्यों करते हैं? तो कुछ पर्सनल गेन के लिए करते हैं। मैं खुलेआम से आपको बोल रहा हूँ, ये तो पर्सनल गेन है। इस देश में उसको हफ्ता कहते हैं। तो पर्सनल गेन के लिए सब हो रहा है। अभी ये अगर अंदर सिस्टम के अंदर आता ही नहीं है तो मुझे लगता है कि ये देश में ये बहुत बड़ा कोई चैलेंज है ही नहीं है। अभी वैसे भी 1,72,000 करोड़ का 1,72,000 करोड़ का ये कारोबार है, और ये कारोबार में फिर से बाहर से आने वाले जो है तो ये
किसके ऊपर आता है? तो कंज्यूमर के ऊपर आता है। मुझे लगता है कि कंज्यूमर का पैसा की चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि समझो मैं अभी ब्लड प्रेशर की दवाई है, उसमें कुछ वो एक्टिव इंग्रेडिएंट ही नहीं है, तो मुझे स्ट्रोक होगा और कुछ होगा और मेरी जान भी जा सकती है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए महाराष्ट्र में 1986 में 14 लोग मर गए थे ऐसे ही ड्रग की वजह से जेजे हॉस्पिटल में। उसमें लेंटिन कमीशन बना था और लेंटिन कमीशन ने कहा था कि ये जो अधिकारी इसके ऊपर नियुक्त होंगे, वो अधिकारी उनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट होना चाहिए, पहला होना चाहिए उसके लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है पूरे देश में, हम सिर्फ नए कानून कैसे बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी कैसे आएंगे। मुझे लगता है कि जब तक सेक्रेटरी हेल्थ ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एफडीए कमिश्नर या ड्रग कंट्रोल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, वो होता नहीं। मैंने कार्रवाई शुरू की थी, मैंने मेरे असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड करना शुरू कर दिया, ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। पूरा माहौल जो था पूरा चेंज हो गया, वही सिस्टम थी। लेकिन इसके ऊपर आपको थोड़ा सा विप चलाना चाहिए और वो कानून में दिया है। मुझे लगता है कि इसके लिए पूरे आप जैसे चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को उसमें थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नहीं, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के प्लेटफॉर्म पर इसको लेके आवाज़ उठनी चाहिए। हम और आप मिलकर काफ़ी समय से इस पर काम कर ही रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में सजगता, सतर्कता की भी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है कई मायनों में देखा जाए तो। लेकिन वो इसीलिए भी होता है कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं और इसीलिए जो डॉक्टर ने कहा वो हम मान लेते हैं। डॉक्टर शरद, अब जिंदगी से खिलवाड़ की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं कि कौन कहाँ कैसे शामिल है, हम बस हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो तमाम लूपहोल सामने आ रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से डॉक्टर्स भी आगे आए हैं, आईएमए की तरफ से भी हमने देखा है कि बहुत सारी बार रेड फ्लैग्स उठाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी कमेटियां बनाई गई हैं, चर्चा हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि बात समझ में नहीं आई या कान में जू नहीं रेंगी है। आपके मुताबिक ये कदम कितना काफी होगा या इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है? वो तो हमको पता है, लेकिन क्या इतना कर देने से हमारी बहुत तकलीफ क्या कम हो जाएगी? देखिए, इसको इतना कर देने से एक नेक्स्ट लेवल ऑफ चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं क्यूआर कोड का या फिर स्कैन करने का, यूवी लाइट का, जो कुछ एक सन फार्मा कह रहे हैं, तो क्या वो टेक्नोलॉजी को नहीं अब्यूज करा जा सकता? इंडिया के अंदर सब चीज पॉसिबल है। बेसिक क्वेश्चन ये है कि एज पर जैसा महेश जी ने बताया, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज ए एक्ट। उसके हिसाब से अगर आप किसी दवाई को आप परमिशन आप दे रहे हो, गवर्नमेंट दे रही है, आइडियली गवर्नमेंट को सारे बैच का चेकिंग करना होता है। गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, या जो जैसा बिजोन सर ने कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो भाई अगर वो काम नहीं कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कस्टमर पर डाल दें कि आप कस्टमर चेक करें। कस्टमर कैसे गारंटी, अगर वो मेडिसिन अगर स्पूरियस है या एनएसक्यू है, वो कैसे मार्केट में आई? अब इन्होंने क्या करा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो कहता है कि एवरी बैच हैज टू बी चेक। अब एवरी बैच तो चेक हो नहीं रहा है क्योंकि ये करना नहीं चाहते या इनके पास मैन पावर नहीं है। अब उसमें क्या करते हैं, ये सैंपल साइज चेक करते हैं एवरी मंथ और उसमें जो इनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो निकालते हैं। ऐसा होता ही क्यों है? कायदे में स्पूरियस मेडिसिन या एनएसक्यू मेडिसिन कैन नॉट बी इन दी मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, बद्दी में, ऋषिकेश में सबको पता है, क्या किसी सरकारी मिलीभगत के बिना वो फैक्ट्री चल सकती है? सबको पता है, क्यों नहीं जाके छापा मारते वहां पे? किसका वेट कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? तो ये देखिए, सिर्फ बात को इधर से उधर घुमाने वाली बात है। और जो ये भी इस महीने या सितंबर में लिस्ट निकली थी CDSCO की, जिसमें स्पूरियस और एनएसक्यू मेडिसिन का है, ज्यादातर लोगों ने कह दिया कंपनी ने कि हमारे यहाँ की बनी हुई नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि सबका आंसर एक सा आ गया? आप अगर वो टेबल देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक सबका सेम आंसर है। तो या तो उन्हें ये प्रॉम्प्ट करा गया है आंसर, या किसी ने, ऐसा कैसे हो जाएगा सबका आंसर एक हो जाएगा अपनी प्रॉब्लम का? तो देखिए, मिली भगत है, हमें सिस्टम सुधारना होगा। एसओपीज बनी हुई हैं, अच्छी बनी हुई हैं, बट उनको एनफोर्स करने की गारंटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट उससे शिफ्ट नहीं हो सकती। जैसा अभी महेश जी ने कहा, ई फार्मास्यूटिकल चल रही है, क्यों चल रही है साहब?
आप जो है दुनिया जहान की साइट बैन कर सकते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो ये देखिए, इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हम लोग सबसे बड़े सफरर हैं आईएम में। तो मतलब आप बताइए, डॉक्टर्स को आप मरीज कह देंगे डॉक्टर अच्छा नहीं है, या डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है, जबकि मरीज जो दवाई लिख रहा है, दवाई तो डॉक्टर ना तो बेचता है, ना ही डॉक्टर दवाई जो है बनाता है, ना ही उसका लाइसेंस देता है, और उसकी जो पेनल्टी है वो सारी डॉक्टर भुगत रहा है। सपोज कोई सीरियस मरीज है, कोई क्रिटिकल केयर में आइनोट्रोपिक चल रहे हैं, और वो दवाई स्पूरियस है, एनएसक्यू लेवल की है, अच्छी अच्छी कंपनी की, और वो दवाई दे रहे हैं, और वो दवाई मरीज को इफेक्ट नहीं कर रही है, कुछ उसके साथ अनटूवर्ड इफेक्ट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश में डॉक्टर्स पे आती है, एंड वायलेंस बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने उठाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको केवल एक सिंगल एपिसोड ना करके इसकी चेन ऑफ एपिसोड कीजिए, और इसकी एक ब्रीफिंग गवर्नमेंट में भी जानी चाहिए, मंत्रालय क्या कर रहा है, मंत्री, इसकी अलग से मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्रीज में क्या करती है, इतने सारे सचिव, इतने सारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं वहां शास्त्री भवन में, विज्ञान भवन में। ये नहीं चल सकता। मैंने एक लॉजिक, एक और इसका एक्सक्यूज सुना था कि सीडीएससीओ अलग काम करती है, स्टेट अलग काम करती है, स्टेट इज नॉट रिपोर्टिंग टू सीडीएससीओ। महेश जी बता देंगे इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने किसी टीवी डिबेट में ही सुना था। तो वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल ड्रग जो ये छापेमारी करती है, इनके पास तो अच्छे केवल 5,000 लोग हैं, और वो ही पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं। स्टेट के पास अच्छी खासी मैन पावर है, लेकिन स्टेट लोग वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? आम पब्लिक की थोड़ी ना है। ये जिम्मेदारी भी तो मिनिस्ट्री की या गवर्नमेंट्स की बनती है। गवर्नमेंट आपस में इस चीज को कम्युनिकेट करे। ये ऐसी चीज तो नहीं है कि अगर सीडीएससीओ को पता है ये वाली बात कि स्टेट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो काम नहीं कर रही है, तो उसे क्यों नहीं फ्लैग ऑफ करते? क्यों नहीं उसका वो जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है स्टेट की, या चीफ मिनिस्टर है, या फिर हमारे जो सेंटर में मिनिस्ट्री है, उन्हें क्यों नहीं बताते? दे कैन वेरी वेल टेक दिस एक्शन एंड सू मोटो एक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो देखिए, ये जो आज अखबार में भी खबर निकली है कि ये यूवी लाइट टैग उसमें कुछ लाएंगे, बिल्कुल, या हाँ, बार कोड लाएंगे, अच्छी हाँ, चीजें हैं, हाँ। उनका वेलकम है, लेकिन उसकी आड़ में ये ना हो कि आप फिर से अभी ऑलरेडी इतनी महंगी दवाइयां नहीं, हैं, वो तो वो होगा ही दवाइयां ना, और मुझे महंगी हो लगता है जाए। उसका भी कहीं ना कहीं जुगाड़ निकल ही जाएगा, क्योंकि हर चीज का जुगाड़ हमारे देश में निकल ही जाता है। महेश जी क्या कहेंगे? एक तो बताइए कि ये जो ये असल में काम क्या करेगा, ये जो क्यूआर कोड की बात कर रहे हैं, और लगभग 300 दवाइयां, शीर्ष 300 दवाओं के ब्रांड्स पे पैकेजिंग पर क्यूआर कोड लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये काम कैसे करेगा? 3D सुरक्षा स्ट्रिप भी बनाएंगे? अच्छा, इसकी भी तो धांधली हो सकती है, उसकी क्या गारंटी है? कविता जी, इसमें धांधली 100% होगी। और मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में 9 लाख शॉप्स है, और बहुत सारे शॉप्स ऐसे हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी है, शहर में तो है ही। पहली चीज ऐसे कि कोई भी जब दवा देता है तो वो दवा लेता है तो वो डॉक्टर साहब से आने के बाद वो बहुत धांधली में रहता है, वो खुद भी, यानी इसमें रहता है कि जल्दी से जल्दी जाए। तो कोई वहां रुक के वो क्यूआर कोड है ये समझने के लिए मुझे लगता है कि कितने साल लगेंगे क्यूआर कोड है। दूसरा, वो क्यूआर कोड सही है या नहीं है वो कौन बताने वाला है? वो शॉप ओनर ही बताने वाला है, क्योंकि उसको तो कुछ होने वाला नहीं है। जब ऐप आएगा हमारे पास तो ऐप हम कितने लोग डाउनलोड करेंगे मालूम नहीं उसमें से क्या है। मुझे लगता है कि ये बताने के लिए ठीक है, और बहुत सारी जगह ऐसे हुए हैं, बट दिस कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लाइज इन दी रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जैसे कि यूएसए में हमसे बहुत अच्छी तरह से सिस्टम है वहां पे, क्योंकि ये स्पूरियस और एनएसक्यू ड्रग्स बहुत कम पाए जाते हैं। मैं उनके साथ भी इंटरेक्ट किया हूँ, वहां नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर वहां का ऐसा है। कुछ ड्रग यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें से एनएसक्यू जाते हैं, उसके ऊपर 3000 करोड़ तक उन्होंने जुर्माना लगाया है इंडियन कंपनीज के ऊपर। लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हम उतना स्ट्रिक्टनेस यहाँ ला सकते हैं क्योंकि कानून उतना ही है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से हल होने वाला है क्या इस सवाल का? मुझे लगता है कि बिल्कुल हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वास्टनेस ऑफ द कंट्री, जियोग्राफिकल प्रोफाइल, रूरल एरियाज, और लोगों को क्यूआर कोड क्या है, और वो क्यूआर कोड में जहाँ पे जिस देश में और जहाँ में हम हमारी जो करेंसी है, अगर करेंसी ऐसे बनती है तो ये ड्रग्स में तो कुछ ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ये नहीं है कि और लोगों को पता नहीं होता है। अभी इसमें अगर करना है तो मुझे लगता है कि जैसे कि अग्रवाल जी ने कहा, डॉक्टर अग्रवाल जी ने कहा कि वहां ऊपर से भी करना चाहिए।
अभी सेक्रेटरी हेल्थ के पास डायरेक्शन देने के कानून में प्रावधान किए हैं 1940 में। अगर किसी स्टेट में अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये वहां पे है। अभी इतने यानी 75-76 ईयर्स में एक भी डायरेक्शन आया नहीं है, तो सेक्रेटरी हेल्थ का सो रहेगा। मैं अभी यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, हमारी जो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, सब ड्रग कंट्रोलर्स और डीसीजीआई के होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वहां जाकर मैं बोला, और 46 कमेटी में मैं बोला कि मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए। मैं 2 दिन बोल रहा था कि इस देश में क्या हो रहा है करके, सब फेलियर है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस देश में जो कानून के प्रावधान है, 90% प्रावधान यूज नहीं किए जाते, और जो 10% है वो दे आर यूज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मा कंपनीज, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और रिटेलर्स। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए कोई तो ऐसा स्ट्रिक्ट देश में। और दूसरी चीज है, यहाँ पे सबसे बड़ा मैं बोल रहा हूँ, हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, कि समझो कि एमएलए है या एमपी है, मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, कुछ ऐसी स्पूरियस दवा आ रही है, तो वो कुछ नहीं ध्यान नहीं देते, हमारा कुछ करना नहीं, हमारा सिर्फ वोट लेना है। मुझे लगता है कि वहां भी उनको कुछ सतर्क करना चाहिए कि आपके यहाँ अगर ऐसा होता है, आपने पार्लियामेंट में कितने बार ये इश्यूज निकाले, असेंबलीज ने कितने बार इश्यूज निकाले, मुझे लगता है कि इश्यूज कभी आते नहीं है। और इसके ऊपर जो आसार जो है, जो हमारी आबादी है उसके ऊपर ये जो आसार है बहुत खराब आसार है। इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। यूएसए में अभी अपना सीडीसी का स्टैटिस्टिक्स देखा तो एवरी ईयर मिनिमम 1,25,000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ सच इन्फॉर्मिटीज इन ड्रग्स और मेडिसिन। हमारे यहाँ वो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं रखते हैं। और ड्रग रेजिस्टेंस की हम एंटीबायोटिक्स खाते जा रहे हैं, उसमें से मात्रा कम है एनएसपी की वजह से, लेकिन वो रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी चीजें अभी एक इसमें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक इसमें नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं 3-4 घंटे लेक्चर देता हूँ कि क्या करना चाहिए, पब्लिक ने क्या करना चाहिए करके। तो ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत सीरियस है, और मैं आपको सही में धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक इश्यू उठाया है। ये सब चैनल्स और सब मीडिया ने उठाना चाहिए। ऐसे ही जो फूड जैसा है उतना ही इम्पोर्टेंट आपने मेडिसिन का उठाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल बेजॉन सर से भी मैं पूछना चाहूंगी। बेजॉन सर, चलिए यहाँ पर अगर हम इस फैसले का तो हम स्वागत करते हैं, और जिस तरह से स्टेक होल्डर्स ने भी, दवा कंपनियों ने भी दिखाया है इंटरेस्ट और दिलचस्पी के QR कोड लगाएंगे, तमाम एजेंसियां यहाँ पर बिठाई जाएंगी, अगला कदम क्या होना चाहिए? मान ले कि अगर शुरुआत हो चुकी है, अगला कदम आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? मेरा अगला सुझाव ये है, जो डॉक्टर शरद ने कहा कि कोई भी कंपनी जिसको लाइसेंस मिला है और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एज पर लाइसेंस, यदि कोई भी दवाई कहीं पर भी पकड़ा जाए, उस कंपनी को लायबल किया जाए जिसका दवाई का मतलब काउंटरफीटिंग हो रहा है, या जिनका मतलब एडल्ट्रेशन हो रहा है जिस दवाई का, उस कंपनी को ओनस लेना होगा, उस कंपनी को जिम्मेदारी करना होगा। उस कंपनी को ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे, पैसे भी खर्चा करेंगे, कंज्यूमर पे दबाव डालेंगे कि महंगा हो रहा है, ये सब करेंगे, लेकिन हम ओनस नहीं लेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो नहीं चलेगा। अब हर एक मैन्युफैक्चरर जिनके पास लाइसेंस है उनको जिम्मेदारी लेना होगा। कहीं पर भी पकड़ा जाए कोई भी दवाई जो उनके नाम से बिक रहा है, उनको जेल में भेजिए, उनको लाइफ कारावास। जैसे मशलकर कमेटी में हम थे, सदस्य रहे मशलकर कमेटी में, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे सुषमा स्वराज जी मंत्री थे, हम लोग डेथ पेनल्टी बोले थे कि कोई भी मेडिसिन यदि एडल्ट्रेटेड मतलब स्पूरियस पाया जाए जो हानिकारक है लोगों के लिए, तो उन मैन्युफैक्चरर को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उसको लिक्विडेट, उसको डाइल्यूट किया, उसको मतलब हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया, लेकिन फिर भी कोई भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट आज तक नहीं हुआ। आज तक कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ है, सब छूट जा रहे हैं, सब मजे से वो मजे ले रहे हैं हम लोग के पैसे पे। हम ये कहना चाहेंगे, अब आप कुछ भी तंत्र ले आओ, हमको कोई नुकसान नहीं है, हम थोड़े ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है एज एन उपभोक्ता, लेकिन हमको गारंटी होनी चाहिए कि जो भी दवाई हमको मिल रहा है वो सही है। और यदि सही नहीं है, उन व्यक्ति को जेल में भेजिए, उनको कारागार में भेजिए, उनको फांसी में लटका दीजिए। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि लोगों में एक डर पैदा हो जाए कि आगे वो उस ढंग का काम ना करें, उस ढंग का गलत काम ना करें जहां लोगों का सेहत को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो वहीं पर जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलकर निकल सकता है कि ये मेरा दवाई नहीं है। नहीं,
ये आपके नाम से बिक रहा है तो आपका जिम्मेदारी है, आप उसको रोकिए। आप कैसे रोकेंगे वो आप सोचिए। जिम्मेदारी लेने का वक्त आ चुका है और जैसा कि आप सब कह रहे हैं कि कड़ी सजा का वक्त आ गया है और वक्त आ गया है कि आप सब जो ये शो देख रहे हैं आप भी सतर्क रहें, सजग रहें और सवाल पूछें। सवाल पूछेंगे तभी हल्ला होगा और जब हल्ला होगा तब जाकर ही प्रशासन की नींद टूटेगी और तब जाकर ही कड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार।